हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे एंटी प्लेटलेट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रोक के दौरान, हार्ट अटैक के दौरान एंड ब्लड क्लोटिंग के प्रॉब्लम में इन ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए वीडियो में हम लोग ड्रग्स को जानने से पहले एंटी प्लेटलेट एंड एंटी थ्रोम्बोटिक के बारे में जान लेते हैं ये क्या होता है। इससे पहले हम लोग पहले जानेंगे प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट क्या होता है कि एक फैक्टर है जो क्या करता है, चिपकने के लिए वर्क करता है। जब भी कोई इंजरी होता है, ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ पे जाकर के प्लेटलेट क्या करता है, एक यहाँ पे बैरियर बनाता है और यहाँ से ब्लड को फ्लो जो होता है उसको रोकता है, फाइब्रिन क्लोट बनाने लगता है और क्लोटिंग करने लगता है। क्लोटिंग करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। एंड यहाँ पर थ्रोम्बोटिक क्या होता है, ये भी क्लोटिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोसिस है, ये थ्रोम्बस है। थ्रोम्बस क्या होता है, क्लोट होता है। हम समझाएंगे आपको आगे। एंटी क्या होता है कि जो विपरीत अगेंस्ट जो होता है वह होता है। तो एंटी थ्रोम्बोटिक यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर एंटी थ्रोम्बोटिक हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोट होने नहीं देगा। यहाँ पर क्लोट का जो फॉर्मेशन होता है इसको होने नहीं देगा, डिजोल्व कर देगा, यानी कि यहाँ पे ब्रेकिंग कर देगा। जब ब्रेकिंग हो जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे एंटी थ्रोम्बोटिक या एंटी प्लेटलेट। तो आप समझ गए एंटी का मतलब क्या होता है कि ये प्लेटलेट क्या करता है, क्लोट बनाता है। थ्रोम्बोटिक क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर है। बट एंटी जब लगाया हुआ तो अगेंस्ट हो गया, इसका विपरीत काम ये करने लगेगा। जो क्लोट तो यहाँ पर था वह क्लोट को क्या करेगा, यहाँ पे डिजोल्व कर देगा, तोड़ देगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं प्लेटलेट और थ्रोम्बोटिक के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए, जब भी प्लेटलेट क्या होता है कि एक फॉर्मेशन करने लगता है, जहाँ भी इंजरी होता है, ब्लीडिंग होता है, वहाँ फॉर्मेशन करता है, एक वॉल की तरह काम करने लगता है। एक चिपचिपा पदार्थ ये होता है, एक चिपचिपा सब्सटेंस होता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे चिपकने लगता है और धीरे धीरे यहाँ पे क्लोटिंग बनाने लगता है और क्लोट हो जाता है, तो ब्लड वहाँ से फ्लो नहीं हो पाता है बाहर की तरफ। और यही फैक्टर क्या करते हैं, अंदर की तरफ जब इनसाइड यानी कि वेसल के अंदर की तरफ होगा तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। क्या करता है, वेसल के अंदर में अगर क्लोटिंग होने लगता है उसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसमें जिस तरह से आपको दिख रहा होगा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर में क्या हुआ कि फॉर्मेशन एक होने लगा। इसको पहले क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर एक वेसल है, वेसल में क्या हुआ कि कहीं एक इन्फेक्शन वगैरह हुआ, इंजरी हुआ और यहाँ पे आकर के ये चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर बैठने लगा, यहाँ पे आकर के चिपकने लगा। चिपकते चिपकते एक फॉर्मेशन हो गया और ये बड़ा होते गया, बड़ा होते गया। तो ये क्या करता है, थ्रोम्बस के तरह हो जाता है। या ब्लड का क्लोट ही है, ये क्या ब्लड क्लोट है। थ्रोम्बोटिक यहाँ पर होने लगा और यहाँ से ये ब्लॉकेज करने लगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसी में क्या होता है, एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म क्या होता है कि जब ये यहाँ पर बनने लगा, धीरे यहाँ से ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड का जब फ्लो हो रहा है तो ये क्या होगा, इससे टूट करके बाहर की तरफ चले जाएगा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एम्बोलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर इम्बोलिज्म यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्बोलिज्म। इसमें आपको दिख रहा होगा ये इम्बोलिज्म है और ये आगे की तरफ जा करके कहीं ब्लॉकेज कर देता है। जैसे यहाँ पर वेसल का डायमीटर अधिक है और आगे की तरफ जाने के कारण क्या होता है कि जब हमारे ब्रेन की तरफ जाता है, ब्रेन के अंदर वेसल क्या होता है, बहुत पतला होता है, तो वहाँ पर जाकर के ब्लॉक कर देता है और इसके आगे ब्लड नहीं मिल पाता। इसी कारण से ये एम्बोलिज्म हो जाता है। तो इसका टॉपिक आगे है तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसमें हम सिर्फ मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको आगे हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करता है, ब्लॉकेज कर देता है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे किस तरह से ये वर्क करता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा प्लेटलेट और थ्रोम्बोटिक क्या होता है। तो इसी को तोड़ने के लिए हम लोग मेडिसिन का जो यूज करते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं एस्पिरिन के बारे में अब डिस्कस करते हैं। एंटी प्लेटलेट और एंटी थ्रोम्बोटिक का जो मेडिसिन है, यहाँ पर एस्पिरिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टेबलेट का जो कंटेंट होता है 300 mg पर टेबलेट इसमें होता है। इसको याद रखना है कि 3 mg पर टेबलेट इसका डोज होता है। तो इसका हम लोग देखेंगे जो रूट होता है, ओरल लेते हैं और इसको चबाना पड़ता है। जो क्या चोवेबल होता है, चबाना होता है। जो यहाँ पर एस्पिरिन को आपको दिख रहा होगा ये टेबलेट है और इन्हीं का यूज करते हैं हम लोग
कि ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड में जो भी क्लोट होता है, क्लोट को क्या करते हैं, डिजोल्व करता है और उसको तोड़ता है। इसी का ये काम करता है। इसका मैकेनिज्म भी हम लोग देखेंगे। मैकेनिज्म से पहले इसका यूज देख लीजिए क्या होता है। प्रिवेंट ब्लड क्लोट, यानी जो भी ब्लड का क्लोट जो होता है उसी को ये प्रिवेंट करता है। ब्लड का जो क्लोट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, तोड़ देता है। और इसका काम क्या होता है, पेन रिलीफ में भी यूज करते हैं। एस्पिरिन का जो काम होता है, मल्टीपल काम इसका होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क भी इसका होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, यानी फीवर में भी ये वर्क करता है, इन्फ्लामेशन में भी वर्क करता है, पेन में भी ये वर्क करता है, और क्लोट को जो प्रिवेंट करता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन भी ये करता है। कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन कैसे करेगा, जैसे क्लोटिंग होता है तो सबसे ज़्यादा कॉर्नरी आर्टरी जो होता है, कॉर्नरी आर्टरी में जाकर के क्लोटिंग सर्वाधिक यहाँ पे होता है। तो कॉर्नरी आर्टरी का जो यहाँ पे होता है, कॉर्नरी आर्टरी हार्ट में, उसमें जाकर के ब्लॉकेज अधिक करता है। तो यहाँ कार्डियोवैस्कुलर का प्रोटेक्शन करता है। हार्ट अटैक के दौरान ये वर्क करता है। स्ट्रोक जो होता है उसके लिए ये यूज होता है। उसके बाद कैंसर्स के लिए यूज करता है। यानी कि ये जो मेडिसिन है बहुत मल्टीपल वर्क करता है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं मोस्टली प्रिवेंट जो करते हैं ब्लड क्लोट का जो क्लोटिंग होता है, क्लोटिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। इसका अब मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। इसका मैकेनिज्म जो है, एस्पिरिन वर्क्स बाय इनहाइबिटिंग द एंजाइम, यानी क्या है, एक एंजाइम है साइक्लो ऑक्सीजनेसेस, कॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं। साइक्लो ऑक्सीजनेस का हम लोग क्या बोलते हैं, कॉक्स बोलते हैं। इसी पे ये क्या करता है, वर्क करता है, यहाँ पर जा करके वर्क करता है। और ये एंजाइम जो होता है, एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, प्रोस्टोडीन जो होता है, प्रोस्टोडीन से ये एंजाइम सिक्रीट होता है। तो इसको भी याद रखना है। इसका मैकेनिज्म इसी तरह से वर्क करता है। इसमें जाकर के ये कॉक्स पे अफेक्ट करता है, इनहाइबिटिंग यानी कि अवरोध कर देता है, इसको रोक देता है। इसका मतलब क्या होता है कि बैरियर का ये वर्क करने लगता है और वहाँ का रिसेप्टर्स को बाइंड करके इसका जो ये एंजाइम निकलता है, एंजाइम को रोक देता है और ये वर्क करने लगता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। एल्टेप्लेस के बारे में, टीपीए भी इसको बोलते हैं। एल्टेप्लेस को क्या बोलते हैं, टीपीए भी बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है कि एल्टेप्लेस को हम लोग टीपीए बोलते हैं। एल्टेप्लेस जो है अल्सो नोन एज टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीपीए को बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मोजेन एक्टिवेटर। टीपीए इज अ थ्रोम्बोटिक एजेंट, यानी यह क्या काम करता है, थ्रोम्बोटिक एजेंट का काम करता है। आपको थ्रोम्बोटिक एजेंट के बारे में पता होगा। थ्रोम्बोटिक मतलब क्या होता है, थ्रोम्बस मतलब क्लोट होता है। जो क्लोट होता है ब्लड का, जो क्लोट होता है ये होता है थ्रोम्बस, यानी थ्रोम्बस। और लाइटिक मीन्स क्या होता है, डिजॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पर डिजॉल्व जो हो जाता है, जो क्लोट को क्या कहते हैं, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, यही होता है थ्रोम्बोलाइटिक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो वर्क होता है आपको क्लियर हो गया। थ्रोम्बोलाइटिक क्या होता है, थ्रोम्बस मतलब क्लोट, ब्लड का जो क्लोट बनता है वो हुआ, और लाइटिक मतलब डिजॉल्व जो करता है, उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है, ये होता है। ये एजेंट होता है एल्टेप्लेस, टीपीए, इसको याद रखना है। अवेलेबल जो होता है इसका वाइल 20 mg में और 50 mg में यहाँ पे आता है। इसको भी याद रखना है कि 50 mg एंड 20 mg में इसका मेडिसिन अवेलेबल होता है। यहाँ पे आपको 50 mg में और यहाँ पे 20 mg में दिख रहा होगा। तो इस तरह से ये होता है। इसका रूट हमेशा आईवी होता है। इसका रूट हमेशा क्या होता है, इंट्रावेनस होता है। इसका मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म को समझना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। कन्वर्ट्स प्लाज्मोजेन जो होता है, इसका कन्वर्ट्स क्या होता है, प्लाज्मोजेन टू प्लाज्मीन। और यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, ये भी एक एंजाइम होता है, डिजोल्व क्लोट्स, यानी क्या करता है, यहाँ से कन्वर्ट करता है प्लाज्मोजेन जो है, प्लाज्मोजेन को प्लाज्मीन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। इसके कारण जो भी वहाँ पर क्लोट होता है वो डिजोल्व हो जाता है, टूट जाता है। प्लाज्मोजेन जो होता है ये चिपचिपा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको क्या करता है, तोड़ करके प्लाज्मीन के तरह बना देता है। यहाँ पर जो आपको थ्रोम्बस दिख रहा होगा, क्लोट है, ये सारा क्या है, क्लोट है। जितना आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, क्लोट है। क्लोट में इस तरह से होता है, फाइब्रिन हो जाता है, डिग्रेशन प्रोडक्शन, यानी टूटने लगता है, और टूट करके टीपीए क्या करता है, इसको तोड़ करके घोल करके
डिजोल्व कर देता है ब्लड में। इसका यही काम होता है, इसका मैकेनिज्म यही होता है। यूज जो होता है एक्यूट इस्केमिक स्ट्रोक में इसका यूज करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक जो होता है इसमें इसका यूज करते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग बतलाए थे कि जैसे इसमें वेसल है, वेसल में क्या हुआ कि यहाँ पर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर इम्बोलिज्म हुआ, इम्बोलिज्म होकर के यहाँ से टूटा, ये इम्बोलस इसको बोलते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ा, यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगा तो यहाँ आगे की तरफ जो वेसल होगा नेरो हो जाएगा, नेरो होगा तो ब्रेन में जाने के बाद नेरो हो जाता है और इस एरिया में आकर के यहाँ पर ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ जहाँ तक इसको ड्रेन करना था ब्लड को, यहाँ तक कैरी करके पहुँचाना था, वहाँ तक नहीं पहुँचा पाएगा। इस एरिया का क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट को स्ट्रोक आ जाएगा ब्रेन में। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से होता है। उसके बाद पल्मोनरी इम्बोलिज्म होता है। यहाँ पर पल्मोनरी इम्बोलिज्म किस तरह से होता है ये भी जान लीजिए। इसमें पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग होता है, आपको पता होगा। इम्बोलिज्म आपको समझ में आ गया। इम्बोलिज्म का मतलब ये होता है कि जो ब्लॉकेज हो जाता है। तो यहाँ पर पल्मोनरी में जो होता है आर्टरीज वह ब्लॉकेज होने लगता है, उसके कारण होता है पल्मोनरी इम्बोलिज्म। एंड मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, आपको समझ में आ रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होगा, हार्ट का जो मसल है उसमें क्या होगा, प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाएगा, वहाँ भी ब्लॉकेज हो जाएगा, वहाँ भी होगा। तो सारा क्या होता है इसी का इम्बोलिज्म के कारण होता है। इम्बोलस बन के यहाँ से चला जाता है आगे की तरफ। तो थ्रोम्बस से क्या, ये थ्रोम्बस, इसको हम लोग थ्रोम्बस बोलते हैं, इसको इम्बोलस में बोलते हैं। ये आगे की तरफ मूव करके ब्लॉकेज कर देता है। तो जो ब्लॉकेज होता है इसके लिए हम लोग मेडिसिन का यूज करते हैं, एल्टेप्लेस का यूज करते हैं हम लोग, उसको तोड़ने के लिए, डिजोल्व करने के लिए, और उसका ब्रेक करके ब्लड में घुल जाता है, मिल जाता है, इसके लिए इसका यूज करते हैं। ये कंटिन्यू यूज होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होता है। कभी भी अगर किसी को स्ट्रोक आया उसमें इसी का यूज होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग का है ट्रेनेक्सेमिक एसिड। यानी ट्रेनेक्सेमिक एसिड के बारे में आप लोग सुने होंगे। ये क्या करता है, इसका अपकम इसका अपोजिट होता है। ये क्या करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। जो भी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर को यहाँ पे इसमें रोकने का काम करता है। जब भी ब्लीडिंग होगा तो उसको रोकने का काम करते हैं। ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो होता है ये इसके लिए वर्क करता है। जब भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है पेशेंट को, उसके लिए ये यूज होता है। ईच ml कंटेंट जो इसका होता है 10 mg/ml। इसका जो 10 mg/ml इसका कंटेंट होता है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद रूट क्या होता है, IV इंट्रावेनस इसका रूट होता है। मैकेनिज्म जो होता है इनहाइबिट्स जो है फाइब्रिनोलाइसिस, यहाँ पर होता है फाइब्रिनोलाइसिस होता है, प्रिवेंट्स करता है यहाँ पर जो ब्रेक डाउन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। तो फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या करता है कि जो भी क्लोटिंग होता है, क्लोटिंग को ये तोड़ने लगता है, यानी डिजोल्व करने लगता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। बॉडी खुद से क्या करता है, फाइब्रिनोलाइसिस करने लगता है। जो भी क्लोटिंग होता है ब्लड में उसको तोड़ने लगता है। तो उसको रोकने के लिए इसको क्या करते हैं कि रोकने के लिए, इन्वाइटिंग करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज करते हैं। इस यहाँ पर एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट का काम करने लगता है ट्रेनेक्सामिक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फाइब्रिनोलाइसिस जो होता है ये नेचुरल प्रोसेस होता है तोड़ने, इसको रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर जो ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये काम करता है। यूज जो होता है टू कंट्रोल और प्रिवेंट्स एक्सेसिव और हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। जब भी इसका यूज करेंगे जो कंट्रोल करते हैं और प्रिवेंट करते हैं हम लोग। जब एक्सेसिव क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग होने लगता है, उस टाइम में हम लोग ट्रेनेक्सामिक एसिड का यूज करते हैं। ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन जो है इसको हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और वहाँ से क्या होता है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है। हैवी मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होता है उसके लिए भी ये यूज करते हैं। नोट में भी याद रखना है कि हेमोफीलिया, हेमोफीलिया क्या होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, उसमें भी हम लोग इस मेडिसिन का यूज करते हैं। हेमोफीलिया में भी यूज करते हैं। एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट है, यानी कि ये क्या है, एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट का हम लोग यूज करते हैं। जो भी ब्लड का क्लोट को डिजोल्व करता है उसको रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट। तो आई होप ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको ये मेडिसिन दिखाई दे रहा होगा। इसका प्रति ml जो होता है, इसका 1 ml में 10 mg इसका डोज होता है। 10 mg/ml इसका डोज होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें एनोक्साप्रिन सोडियम। एनोक्साप्रिन सोडियम को हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पे देखिए लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, यानी हेपरिन जो होता है, हेपरिन हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट होता है हेपरिन। और हेपरिन का ये लो मोलिकुलर
हेपरिन से इसको सेपरेट किया गया है और इस हेपरिन से ही इसको बनाया गया है। हेपरिन का ही ये डेरिवेटिव है एनोक्साप्रिन। एनोक्साप्रिन तो ये भी याद रखना, एनोक्साप्रिन जो है हेपरिन का ही डेरिवेटिव है, इसको याद रखना। ईच ml जो इसका कंटेंट होता है, प्रति इसका जो होता है ml 100 mg पर ml इसका होता है, 100 mg पर ml इसका कंटेंट होता है, ईच ml में होता है 100 mg पर ml, जिसको याद रखना। इसका रूट जो होता है सबक्यूटेनियस रखना है, हमेशा इसका रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस रखना है, जस्ट अंडर द स्किन सबक्यूटेशनली बट नॉट इनटू योर मसल, यानी मसल में इसको नहीं इंजेक्ट किया जाता, हमेशा सबक्यूटेनियस इसको इंजेक्ट किया जाता है। बॉडी में क्लोटिंग अधिक होने लगता है उस टाइम इसका यूज मैक्सिमम टाइम किया जाता है। इसका जो मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म देखिए, बाइंड्स टू एंटी थ्रोम्बिन, यहाँ पर जो एंटी थ्रोम्बिन जो होता है थ्रोम्बस, उस पर जाकर के इफेक्ट करता है, न्यूट्रलाइज ऑफ सर्टेन एक्टिवेटेड एंड कोगुलेशन फैक्टर बाय एंटी थ्रोम्बिन, यानी कि जो एंटी थ्रोम्बिन जो होता है यहाँ पे, जो थ्रोम्बस होता है, थ्रोम्बस को तोड़ने के लिए ये काम करता है। थ्रोम्बस वही क्लोट फैक्टर जो होता है उसको तोड़ने के लिए काम करता है। इसका यूज जो होता है प्रिवेंट ब्लड क्लोट इन द लेग इन पेशेंट्स हु आर ऑन बेड रेस्ट और हु आर हैवी हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट एंड स्टोमक सर्जरी, यानी लॉन्ग टाइम तक अगर पेशेंट बेड पे होता है तो उसको ब्लड वहाँ पर क्लोट होने लगता है, इसीलिए इसका यूज करते हैं। लो मोलिकुलर वेट का जो हेपरिन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं। इसका ब्रांड नेम क्या होता है, एनोक्सा होता है, तो हमेशा इसका ब्रांड नेम पे नहीं जाना है, इसका जो सॉल्ट होता है सॉल्ट को देखना है, सॉल्ट पे ही हमेशा लोग जाते हैं, सॉल्ट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, और तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।